बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं श्री चौधरी। इमरान खान के दो करीबी साथी साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक और महमूद खान अलग पार्टी बना के बैठ गए हैं जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। इमरान खान जो मर्जी कहते रहें, लेकिन भड़क मारना भूल गए हैं। सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई है लाहौर हाई कोर्ट में, अपनी अहलिया समेत वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने क्या कहा, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि जनाब क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई दरार आ गई है, एक पेज जो था वो फट गया है। इस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर इलेक्शन की तैयारी जनाब, कोई नई मरदमशुमारी के मुताबिक नोटिफिकेशन भी नहीं होना और नई हल्का मंदियाँ में नहीं होनी, ये बता दिया गया है। जो इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी के इजलास में वज़ीर कानून ने इसकी वजाहत कर दी है कि जनाब ये नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले चौधरी परवेज़ लाई साहब के बुरे दिन चल रहे हैं, उनका केस लगा हुआ था। अच्छा, वैसे मैं एक खबर दूँ आपको कि लाहौर हाई कोर्ट का जो मूड है ना, वो बदला हुआ है। वो बेंच जो रिलीफ देते थे पीटीए वालों को, चौधरी परवेज़ लाई को, अब इनके केस उन बेंचों में नहीं लग रहे। मसलन असद जुवैद घराल साहब के पास जब भी केस लगता था परवेज़ लाही का, मोनस लाही का, कड़क दे के रिलीफ मिल जाता था। और अब जो बेंच बन रहे हैं जिनमें ये मुकदमात लग रहे हैं, वो अली बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में लग रहे हैं, अली बाकर नजफ़ी और आलिया नीलम के बेंचों में लग रहे हैं। और वहाँ से जो तयशुदा असूल हैं उनके मुताबिक फैसले आ रहे हैं। यानी जो अंधाधुंध रिलीफ था वो बंद हो गया है। परवेज़ लाई साहब तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी हुई है और नज़रबंद हो गए 1 महीने के लिए। इन्होंने चैलेंज किया और वो दरख्वास्त लग गई जाके मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब की अदालत में। वहाँ कुछ दिलचस्प मुकालमे भी हुए हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जो नज़रबंदी का हुक्म है, ये एक तयशुदा असूल है कि वो अपील का एक हक होता है, या नज़रसानी की दरख्वास्त या अर्जदाश्त पेश की जा सकती है होम सेक्रेटरी को या डिप्टी कमिश्नर को। तो अदालतें आइन के आर्टिकल 199 के तहत जो रिट दरख्वास्त दायर की जाती है उनमें रिलीफ नहीं देती। वो कहती हैं ना, पहले आप मुतलका फोरम से रजू करें, वहाँ से अगर आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है तो फिर आप रिट दरख्वास्त में आएँ। लेकिन इनको अंधाधुंध रिलीफ मिलता रहा है। तो मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब ने यही नुक्ता उठाया कि जनाब ये तो एक तयशुदा अमर है कि पहले आप वहाँ डीसी के पास जाएं या होम डिपार्टमेंट के पास जाएं। तो मैं कह देता हूँ उनको कि जनाब इनके जल्द फैसला कर दिया जाए। तो उन्होंने ये पूछा सरकारी वकील से कि अगर ये वहाँ अर्जदाश्त पेश करते हैं या अपील फाइल करते हैं सादा लफ्ज़ों में, तो कितने दिन में हुकूमत फैसला कर देगी। तो उन्होंने कहा जनाब 10 दिन लग जाने हैं। तो इस पर जज साहब ने कहा कि इसका मतलब है कि आपने चौधरी साहब को रगड़ा लगाना ही लगाना है। तो इनके वकील ने कहा कि जनाब देखें, तमाम मुकदमात में ज़मानत हो चुकी ही है, हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी है। जज साहब ने कहा वैसे ये बात कि नज़रबंदी के लिए ठोस वजूहात होनी चाहिए। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा सरकारी वकील से कि आप एक गलत रवायत डाल रहे हैं और फिर इसका जो खमियाजा है ये रियासत को भुगतना पड़ता है। लेकिन उन्होंने जो कानून की बात है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जनाब आप जाएँ, डिप्टी कमिश्नर के पास दरख्वास्त दें या फिर होम डिपार्टमेंट से रजू करें, नज़रबंदी के अहकामात को वहाँ चैलेंज करें अर्जदाश्त के ज़रिए। तो फिर अगर वहाँ नहीं होता तो फिर हमारे पास है। उन्होंने ये कह दिया है 7 दिन के अंदर इस अर्जदाश्त का या नज़रसानी की दरख्वास्त का या अपील का जो है ये फैसला किया जाए। और उन्होंने जब वकील ने कहा, चौधरी परवेज़ लाही के वकील ने कहा कि जनाब ये हमें तो पता नहीं जेल में क्यों रखना चाहते हैं। तो फिर जज साहब ने कहा कि आपको नहीं मालूम कि वो क्यों जेल में रखना चाहते हैं। वही बातें जो चल रही हैं वो जजों को भी पता ही है यार, जज भी तो इसी माशरे का हिस्सा है ना। और दूसरे हमारे जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के मोहम्मद मीर भट्टी साहब, उनके जो दामाद हैं अली साई साहब, उन्होंने एक एंटी करप्शन कोर्ट को एक दरख्वास्त दे दी है कि जनाब मेरे खिलाफ जो गुजरात में ठेकों शेकों का इशू है, कमीशन लेने का मेरे खिलाफ जो मुकदमा है बतौर वज़ीर मवासलात, तो वो जनाब उस केस का जल्द फैसला कर दिए, जल्द
ट्रायल शुरू कर दिया जाए। ये वैसे मुलज़िम कम ही कहते हैं कि अब जल्दी जल्दी मेरा फैसला कर दें, जल्दी जल्दी मुझे सज़ा सुना दें। एक बड़ा वैसे अफसोसनाक वाक़या मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस से उन्हें एक ख़त मिला है खातून का, बड़ा जनाब दुखी किस्म का ख़त कि जनाब मेरे बेटे को झूठे मुकदमे में फंसाया गया है, सज़ाए मौत हो गई है, मेरा कोई सहारा नहीं, कोई आसरा नहीं है, उस केस की जल्द समाअत कर ली जाए। अपील थी, नीचे से सज़ाए मौत हुई थी इस लड़के को। तो वो लग गया, जज साहब ने मंगवा ली फाइल और फिर डिवीज़न बेंच ने उस केस की समाअत की और फिर वो दरख्वास्त जो है, उनकी अपील जो थी वो मुस्तरद कर दी उन्होंने। और जज साहब ने अदालत में ये कहा वकील से कि जनाब इसकी बारी पता नहीं कब आनी थी, इस केस की 2 साल बाद, साल बाद, इस खातून के ख़त की वजह से ये आउट ऑफ टर्न इसकी समाअत की गई। और मुकद्दर देखें कि केस जो है वो बरियत का केस बनता ही नहीं है, ठोस शहादतों का केस है, इसलिए सज़ाए मौत जो है अदालत ने बरकरार रखी। तो अब इन्होंने ये दरख्वास्त दी है अली साई साहब ने कि जनाब मेरा केस जो है उसका जल्द फैसला कर दिया है। वजह क्या हो सकती है? वजह यही कि वो चाहते हैं कि मेरे ससुर की मौजूदगी में केस का फैसला हो जाए। यहाँ तो साल साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं केसों की समाअत को, ट्रायल मुकम्मल होने को। तो वो इनके जो ससुर हैं मोहम्मद मीर भट्टी साहब, वो अगले साल 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं, यानी चंद माह रह गए हैं। तो वो ये चाहते हैं कि जनाब इन चंद माह के दौरान मेरे केस की ट्रायल का जो है वो फैसला हो जाए। बहरहाल अब लाहौर की हद तक मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेंच हैं उनकी तश्कील जो है, पीटीआई के मुकदमात के हवाले से बात कर रहा हूँ, वो उन जजों के पास केस नहीं लग रहे जो इन्हें अंधाधुंध रिलीफ दिया करते थे। और सुप्रीम कोर्ट में भी वैसे उन्होंने फुल कोर्ट की सज़ा कर दी एक मरतबा, फिर वो जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है उसमें देखें वो क्या बनता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जो ये डिवीज़न बेंच बना है मुकदमात की समाअत के लिए, उसकी रुकन आलिया नीलम साहबा आज यानी 18 जुलाई को छुट्टी पे हैं और जो सीनियर रुकन हैं मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी, वो 19 से 21 जुलाई तक छुट्टी कर रहे हैं। अच्छा, अब जो जनाब बातें हो रही हैं कि जनाब कोई एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान शायद कोई फड्डा चढ़ा पड़ा हुआ है, कोई दरार पड़ गई हुई है, इलेक्शन के हवाले से बातें हो रही हैं। मेरी इतला के मुताबिक जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो शहबाज शरीफ की मोहब्बत में गिरफ्तार है, इसमें कोई शक ही नहीं। और दूसरी तरफ एहतराम का एक रिश्ता कायम कर रखा है उन्होंने नवाज शरीफ के साथ। तो ये पेज फटने वाली बात, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बात मैं बड़े वसूख के साथ बता रहा हूँ कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई खलीज नहीं है, कोई दरार नहीं है, दोनों एक पेज पे हैं। और दूसरी जो बातें की जा रही थी कि जनाब MKM जो है वो रोला डालेगी, और उन्होंने डाला भी कि नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी किया जाए और उसके मुताबिक ये इलेक्शन करवाए जाएँ। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से बनी हुई कमेटी है ना, उसमें भी MKM ने ये सवाल उठाया है। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ ये उनको बताया गया है वज़ीर कानून की तरफ से, आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से, कि जनाब ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब आइन में तरमीम की गई थी कि 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक, अबूरी नोटिफिकेशन के मुताबिक 2018 के इलेक्शन होंगे, फाटा को भी खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया गया था और सीटों का अदल बदल हुआ था। पहले जो जनरल सीटें थी खैबर पख्तूनख्वा की, वो थी 35, जिनमें फिर इजाफा करके फाटा वाली सीटें मिला के वो 45 कर दी गई थी। और पंजाब की नशिस्तें जो थी वो थी 148, 148। और बाद में मरदमशुमारी के हिसाब से जो नई हल्का बंदियाँ हुई थी तो वो 141 सीटें जो हैं वो पंजाब की कर दी गई थी और 6 जनरल सीटें जो हैं वो कम कर दी गई थी। पहले जो जनरल सीटें थी वो थी 272 तमाम सूबों की, लेकिन 2018 के इलेक्शन के लिए नई मरदमशुमारी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो नई हल्का बंदियाँ की गई, तो वो तादाद जो है अरकान असम्बली की जनरल सीटों पे वो कम करके 266 कर दी गई थी। अब आईनी तरमीम के लिए
2/3 अक्सरियत चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारी कौमी असम्बली में 2/3 अरकान मौजूद ही नहीं है। 342 के 2/3 अरकान जो हैं वो बनते हैं 228। हमारे पास कौमी असम्बली में जो MNAs हैं इस वक्त, वो टोटल मिला के 180 हुकूमती अरकान हैं, हुकूमत इत्तेहादी जमातों के, और 38 अरकान जो हैं वो हैं अपोजिशन के। यानी ये टोटल मिला के 218 बनते हैं। यानी 2/3 अक्सरियत जो 228 है, उससे 10 बंदे कम हैं इनके पास, तो आइन में तरमीम हो नहीं सकती। ये बता दिया है वज़ीर कानून ने, वहाँ जो इस्लाहात की इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी है, वहाँ उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आइनी तरमीम नहीं हो सकती। तो इसके बाद तो एक ही बहाना था इलेक्शन आगे ले जाने का, और वो था नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन, और नई हल्का बंदियों के लिए 120 दिन चाहिए थे। और ये अब हमारे पास अरकान ही पूरे नहीं हैं जनाब, 2/3 अक्सरियत ही नहीं है हमारे पास, या 2/3 अरकान मिला के भी नहीं बन रहे 228, तो कैसे तरमीम की जा सकती है। तो इस तरह की गेम शेम बनी हुई है। और कहा जा रहा है, मैंने बहुत पहले कह दिया था, जब रौला शौला पड़ रहा था उस वक्त ही मैंने कहा था कि मेरे सोर्स ने कहा शर्त रख लें कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होने हैं, तो अक्टूबर नवंबर में ही इलेक्शन हो रहे हैं। अब जनाब परवेज़ खटक साहब और महमूद खान साहब जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंटेरियन बना ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन। उनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। वो कोई 4-5 लोग रह गए हैं जिन्होंने इजहार लातल्लुकी किया है इस जमात से। एक तो साबिक स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, मुश्ताक गनी साहब, आज़म खान साहब हैं रुकन असम्बली, कलंदर लोधी हैं, इफ्तिखार मुशवानी हैं। इस तरह के 5-7 लोग रह गए हैं इमरान खान के साथ जिन्होंने उस पार्टी से लातल्लुकी का इजहार किया। बाकी तकरीबन सारे जो हैं ये परवेज़ खटक और महमूद खान के साथ मिल गए हैं। अब महमूद खान बड़े चहेते थे इमरान खान के। परवेज़ खटक का इन्होंने सौदा बेचा था 2018 के इलेक्शन में कि KP में हमने ये कर दिया, KP में हमने वो कर दिया, KP में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और परवेज़ खटक साहब ने ये सारा काम किया है। लेकिन परवेज़ खटक साहब सवाई सीट पे भी जीत गए थे। इन्होंने कहा नहीं आप सवाई सीट छोड़ें, आप आपकी वफाक में ज़रूरत है। परवेज़ खटक की मर्जी के बगैर ये उन्हें वफाक में लेके गए थे और महमूद खान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनाया था। चलो परवेज़ खटक की नाराज़गी तो समझ में आती है, उन्हें कई शिकायत रही हैं इनसे, बरमला इजहार भी किया है, खबरें भी बाहर आई थी, लेकिन महमूद खान भी छोड़ गए इनको। और उन्होंने कहा है खुल्लम खुल्ला कि जो 9 मई को इस मुल्क में हुआ वो मुल्क दुश्मनी का एजेंडा था जिसके तहत ये हुआ है। और परवेज़ खटक साहब ने तो ये भी फरमाया है कि जनाब ये एक बहुत बड़ा राज है, इमरान खान ने क्यों इलेक्शन का वक्त ज़ाया किया। वो कहते हैं कि 3-4 मरतबा इलेक्शन के मौके मिले इमरान खान को और पेशकश की गई। ज़ाहिर है वो कहा जा रहा था जनाब मई 2022 में असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर दी जाएंगी और फिर इलेक्शन हो जाएंगे, डेट शेट का जो मामला तय हो रहे थे। लेकिन इन्होंने वो पेशकश मानने के बजाय ये जुलूस लेके, लॉन्ग मार्च लेके पहुंच गए थे इस्लामाबाद की तरफ। तो फिर उन्होंने अपना इरादा PDM की जमातों ने मुलतवी कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ठीक है, फिर हम तो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। तो ये, और फिर उसके बाद एक मरतबा फिर जब मुज़ाकरात का मामला शुरू हुआ तो इमरान खान ने फिर इनकार किया। असल में इमरान खान इलेक्शन क्यों नहीं चाहते थे, उन्होंने जो कहा है कि जब ये राज खुलेगा तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। परवेज़ खटक ने ये कहा है। इमरान खान इसलिए इलेक्शन नहीं चाहते थे कि इमरान खान अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहते थे। वो मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब का रास्ता रोकना चाहते थे। लॉन्ग मार्च का प्रोग्राम इस तरह प्लान किया था ना कि उस वक्त हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे जब करीब होगी तारीख आर्मी चीफ के तकर्रर की, ताकि उसको डिस्टर्ब किया जा सके। वो इनका मंसूबा जो है वो नाकाम हो गया था। अच्छा, अब ये जो छोटी छोटी जमातें मर रही हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा ये कोशिश होती है कि जनाब किसी को वाज़े अक्सरियत ना मिले किसी जमात को, और मुख्तलिफ ग्रुपों को और छोटी जमातों को और आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर
एक हुकूमत बना दी जाए। और वो जैसे इमरान खान कहते हैं कि जनाब मेरे पास तो बजट पास करवाने के लिए लोग नहीं होते थे, फिर मुझे आईएसआई को कहना पड़ता था, वो फिर बजट पास करवाते थे, वो कानून पास करवाते थे। तो इस तरह ताकि हुकूमत जो है वो मरहून मिन्नत रहे एजेंसियों की। लेकिन ये जो छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं, जैसे छोटे नहीं जमातें बढ़ रही हैं, बल्कि ग्रुप क्या, मसलन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ने जा रही है। और उधर खैबर पख्तूनख्वा में ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन गई है। तो इन जमातों का फ़ायदा किसको होगा? ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है पंजाब में, इसने किसके वोट तोड़ने हैं? एंटी नून लीग वोट इन्होंने लेने हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जितने भी लोग आए हैं सारे पीटीआई से आए हैं ना ज़्यादातर, और उनका अपना भी वोट बैंक है। और जो पीटीआई के वोटर थे उनके साथ जुड़े हुए, जिनके साथ उनके अब ज़ाती तल्कात बन चुके हुए हैं और ज़ाती वोट बन चुके हैं वो उनका, तो वो तो ज़ाहिर है उन्हीं को वोट देंगे। यानी कि जो नून लीग के मुखालफ लोग हैं वो वोट इनकी तरफ जाएंगे। और इसी तरह जो केपी में मौलाना के मुखालफ वोट हैं फजल रहमान की पार्टी के, या ईएनपी के, या पीपल्स पार्टी के, या नून लीग के, वो वोट खींचेंगे परवेज खटक साहब और पीटीआई के वोट तोड़ेंगे। इससे फायदा किसको होगा? केपी में पीडीएम की जमातों को, जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं उनको फायदा होगा, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून को फायदा होगा। तो वो जो कह रहे हैं ना कि जनाब पेज फट गए ये वो, अगर उनके कहने पे ये जमातें मर रही हैं तो इसका फायदा तो फिर नून लीग को हो रहा है। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ ना, इमरान खान पहले तो बड़ी बढ़ के मारा करते थे ना, तो पेश हुए लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के सामने, उन्होंने कुछ बयान अल्फी तस्दीक करवाने थे। ये कानून है कि एक हाई कोर्ट में अगर वहाँ नहीं पहुँच सकता बंदा तो दूसरी हाई कोर्ट में एक नोटिफाइड अफसर होता है, उसके सामने जाके वो बयान अल्फी जो दूसरी हाई कोर्ट में पेश किया जाना होता है वो तस्दीक करवा सकते हैं। तो ये इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बेगम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश करने के लिए कुछ बयान अल्फी यहाँ से टेस्ट करवाने आए थे लाहौर हाई कोर्ट। तो वहाँ साफ़ियों ने उनके साथ बात की। उनका जनाब देखें परवेज़ खटक साहब भी आपको छोड़ गए हैं, नई जमात बना ली है उन्होंने, अब 3 वज़रा-ए-आला को छोड़ गए हुए हैं। उस्मान बुज़दार साहब छोड़ गए हुए हैं, परवेज़ खटक साहब छोड़ गए, महमूद खान छोड़ गए, और एक इनके वज़ीर-ए-आला जो हैं परवेज़ इलाही, वो इनके साथ अभी डटे हुए हैं। तो इन्होंने उनकी तारीफ़ की परवेज़ इलाही की, और ये कहा कि जो नज़रियाती लोग थे जिनको मैं नज़रियाती समझता था वो मेरे साथ खड़े नहीं हो सके, और जो बाहर से आए थे वो मेरे साथ डटे हुए हैं। परवेज़ इलाही देखें बुढ़ापे में कैसी मुसीबतें, कैसी मुश्किलात, कैसी सोबतें जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की बात की। और फिर जो इनकी आदत है यावागोई की, मज़हब के साथ जोड़ने की हर चीज़ को, तो इन्होंने जंग खंदक का हवाला देना शुरू कर दिया और कहा कि जनाब जंग खंदक 1 महीना जारी रही थी, और उसके बाद एक आयत उतरी कुरान पाक में जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मुखातब करके कहा कि आपको पता चल गया है कि कौन आपके साथ मुखलस थे और कौन लोग जो हैं वो आपके साथ नहीं थे। और फिर खान साहब ने ये फरमाया, पहले भी ये बातें ऐसी करते रहे हैं कि जनाब 22 साल मैंने मेहनत की है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने 40 साल तैयार किया था नबूवत के लिए। इस तरह की बातें चाहते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं यार। ये इनका दिमाग हिला हुआ है इस हवाले से। तो खातून जो है वो इनके साथ बैठी हुई थी। फरमा रहे हैं कि ये तो एक किस्म का अल्लाह ने कहा है कि जो जंग के मुश्किल हालात हैं इसमें किस किस्म की टीम निकलती है। ये सुने क्या कह रहे हैं। तो ये तो एक किस्म का अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे लिए जो जंग मुश्किल हालात हैं इसके अंदर आपकी असल टीम निकल रही है। इससे पहले ये जंग खंदक के साथ इस वाक्य को जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात जो कहते हैं बढ़के छड़के ख़त्म हो गई हैं इनकी, तो वहाँ साफ़ियों ने ये सवाल किया कि जनाब 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन नहीं होते असम्बलियाँ तहलील होने के बाद, तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी। इमरान खान साहब ने होंठों पे ज़ुबान फेरी, एक दफ़ा होंठों को अंदर लेके गए, और फिर इन्होंने ये कहा
कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी है। ये तो आइन को मानती ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया था, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, और यहाँ ये जंगल का कानून है, ये हम क्या कर सकते हैं। यानी बेबसी का इजहार किया, बड़क नहीं मार सके, आवाज़ नहीं निकली वहाँ, और कोई चैलेंज नहीं कर सके। बस ये कहा कि ये बात मैं बता दूं कि जब भी इलेक्शन होंगे तो पीटीआई की हुकूमत बनेगी, हम ही जीत के आएंगे, आपको कैंडिडेट मिलेंगे तभी आएंगे ना। और कुछ लोग ये कहते हैं जनाब वकीलों को टिकट दे दें, वकील को यार लोहे दे बने हुए ने, वकील भी मैंने देखा है मूड बदल जाता है उनका भी, जब प्रेशर पड़ता है तो वो भी इधर उधर हो जाते हैं। वो जो मैं कह रहा हूँ ना कि इमरान खान को 70-80 बंदे मिल जाने हैं टिकट देने के लिए, और फिर आखिरी वक्त पे वो इलेक्टेबल्स नहीं होंगे, और फिर मे भी उनमें से 10, 15, 20 बंदे जो हैं वो आखिरी वक्त पे अपने कागजात नामजदगी जो हैं वो वापस ले लें। और दूसरा, बहुत सारे लोग जो सवाल कर रहे हैं कि आपने ये कहा था कि जनाब GIT के सामने जो इमरान खान ने बयान दिया है ये 9 मई के हवाले से, उसकी कोई अदालत में कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर GIT तफ्तीश किस बात की कर रही है। भाई ये जो तफ्तीशी अफसर होता है, जब पुलिस होती है या GIT होती है, इनका काम फैसला करना नहीं होता, इनका काम सिर्फ शहादतें इकट्ठी करना होता है। ये शहादतों का एक हिस्सा है, और शहादतें इकट्ठी करके इन्होंने अदालत में चालान सबमिट कर देना होता है कि जनाब ये मुलजमान हैं, इनके खिलाफ ये इल्ज़ामात हैं और ये सबूत हमें मिले हैं, और इनके खिलाफ ये जो इल्ज़ामात थे उनके सबूत नहीं मिले। ये इन्होंने रिपोर्ट जो है, मेरे ख्याल 173 की रिपोर्ट उसको कहते हैं, चालान जिन्हों सादा लफ्ज़ कही था, वो सबमिट कर देने। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।